हेलो दोस्तों, आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। पिछली क्लास में भी हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था, गुलाम वंश के बारे में, जिसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ लिया था। और इस क्लास में हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दिल्ली सल्तनत या फिर कह सकते हैं गुलाम वंश का दूसरा शासक था। ठीक है, तो आइए इस सीरीज को शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में इल्तुतमिश वाले क्लास में बताया गया था कि इल्तुतमिश का एक बेटा था जिसका नाम था आराम शाह। ठीक है, और यह केवल 8 महीने तक 8 मंथ तक ही केवल शासक बना रहा। तो एक इल्तुतमिश जो था यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक गुलाम था मोहम्मद गोरी का, यानी कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था ये इल्तुतमिश। यानी यह इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, गुलामों का गुलाम। ठीक है, यानी इल्तुतमिश एक गुलामों का गुलाम था इस कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम होने के कारण। तो इस कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश और इसके बेटे आराम शाह के बीच 1211 में एक युद्ध होता है, जिसे जूढ़ का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध उस उत्तराधिकार के लिए होता है, उत्तराधिकार के लिए। जैसा कि पहले बताया गया था कि 1210 में डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। वह घोड़े से पोलो खेलते वक्त गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो आराम शाह और इस इल्तुतमिश की लड़ाई होती है उत्तराधिकार को लेकर के। 8 महीने तक केवल यह शासक बना रहता है। उसके बाद ये इल्तुतमिश इस आराम शाह की हत्या कर देता है और खुद शासक बन जाता है। और इसका शासनकाल रहता है 1211 से 1236 तक। तो चलिए इसके अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखते हैं, इसने क्या क्या काम किया था, या फिर इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट जो एग्जाम्स में आते हैं। तो यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। देखिए यहाँ पर एक वर्ड कुतुबुद्दीन ऐबक वाले टाइम में आया था संस्थापक, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आया है वास्तविक संस्थापक। इस बात का ध्यान दें, कुतुबुद्दीन ऐबक को केवल दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, लेकिन इस इल्तुतमिश को माना जाता है वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक कहने का मतलब है कि बहुत सारे जो दिल्ली सल्तनत का विकास हुआ था वह इस इल्तुतमिश के टाइमिंग में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा यह दिल्ली सल्तनत का, ये जो इल्तुतमिश था वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। यहाँ पे ये फर्स्ट सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का। तब इस यहाँ से आपको एक डाउट आता होगा कि तब कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, क्या वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान नहीं था? देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह दिल्ली सल्तनत का एक शासक था, लेकिन यहाँ पे जो सुल्तान वर्ड यूज़ किया जा रहा है यह बगदाद के खलीफाओं द्वारा दिया जाता था ऑफिशियली। यानी बगदाद के जो खलीफा होते थे वो ऑफिशियल रूप से जिसको चाहते थे उसको ये सुल्तान की उपाधि देते थे। तो यहाँ पे सुल्तान एक उपाधि के रूप में है, और इसे इल्तुतमिश को ये उपाधि दी गई थी बगदाद की खलीफाओं के द्वारा। तो इसलिए यह पहला सुल्तान बना दिल्ली सल्तनत का। जब यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना तो इसने घोषणा कर दिया कि अब मेरे बाद जो भी दिल्ली सल्तनत में शासक आएगा वो सुल्तान उपाधि धारण कर सकता है। तो इसलिए जब मैंने पिछली क्लासेस में बताया था आपको कि इस दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे, तो उसमें जो लास्ट सुल्तान बनता है उसी लास्ट वंश का था, और जो कि लास्ट वंश था लोधी वंश, और उसी लास्ट वंश का शासक था ये इब्राहिम लोधी। तो यही अंतिम, यानी कि यह जो लास्ट क्या बनता है सुल्तान, यानी दिल्ली सल्तनत का लास्ट सुल्तान था इब्राहिम लोधी। ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और ये भी पहला सुल्तान कौन था, क्योंकि जनरली लोग समझते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक पहला सुल्तान था। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट याद रखें। अगली अगर हम बात करें तो इसने अपने शासनकाल में 2 सिक्के चलवाए थे। ठीक है, एक सिक्का चलवाया था चांदी का और दूसरा सिक्का चलवाया था तांबा का। ठीक है, तो चांदी के सिक्के को टका नाम से जाना जाता था और तांबे के सिक्के को जीतल नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखने का तरीका है, देखिए इस तांबा की स्पेलिंग शुरू होगी टी से, अगर जनरली ऐसे देखें तो, और टका की स्पेलिंग होगी टी से। तो इन दोनों को क्रॉस सेक्शन में याद करें कि ये एक दूसरे का उल्टा है। तो जो चांदी से बना सिक्का था वो टका कहलाता था, और जो तांबा से बना सिक्का था वो जीतल कहलाता था। आगे अगर हम देखें तो इसी के टाइमिंग में तराइन का थर्ड युद्ध हुआ था, तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था, जो कि हुआ था इल्तुतमिश और
याल्दौज और कुबाचा के बीच, यानी कि याल्दौज और कुबाचा दोनों एक तरफ थे और ये इल्तुतमिश दोनों एक तरफ थे। इन दोनों के बारे में अगर देखा जाए तो इन दोनों के बारे में बताया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम थे, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के नहीं, सॉरी, ये मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, ठीक है, ये दोनों। और उसके बाद ये इल्तुतमिश जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ होती है तो इल्तुतमिश अगला शासक बनता है, इसलिए इन दोनों को ये बात अच्छी नहीं लगती है और ये इल्तुतमिश से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इन दोनों का युद्ध होता है तराइन वाले क्षेत्र में, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि तराइन कौन सा क्षेत्र था। इसमें इल्तुतमिश की जीत होती है और ये दोनों हार जाते हैं, ठीक है। अगली बात, इसी के टाइमिंग में कुतुबुद्दीन ऐबक के ही टाइमिंग में 1221 ईस्वी में चंगेज़ खां का आक्रमण होता है भारत पर। चंगेज़ खां जो कि मंगोलिया का शासक था, ये मंगोलिया वाला जो रीजन है वो आज के चाइना वाला जो स्थान है, जो प्लेस है, उसके उत्तर साइड में पड़ता है, वहीं मंगोलिया से आया था ये चंगेज़ खां। इसका जो वास्तविक नाम था वो था तैमुजीन। ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो तैमुजीन इसका वास्तविक नाम था, इसको याद रखें। देखिए, यह जो चंगेज़ खां था ये बहुत ज़्यादा क्रूर शासक था। यह इतना ज़्यादा क्रूर शासक था कि आज भी इसके कब्र के विषय में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह इतना ज़्यादा क्रूर था कि इसकी जो प्रजा थी वह चाहती थी कि इसको कभी भी मार दे, ठीक है। तो वह जानता था कि मेरी इतनी क्रूरता के कारण मेरी प्रजा इतनी मुझसे नफरत करती है कि अगर मैं मर भी गया तो मुझे जहाँ दफनाया गया रहेगा वहाँ से मेरी प्रजा मुझे निकाल कर और फिर बहुत बुरी तरीके से मारेगी, ठीक है। भले मैं मर चुका हूँगा लेकिन अपना गुस्सा उतारने के लिए प्रजा कुछ भी कर सकती है। इसलिए यह जब मरता है तो जो दफनाने इसको जाते हैं उन लोगों को भी ये बाद में मरवा देता है। बाद में मरवाने का मतलब ये खुद मर गया होता है, लेकिन अपने कुछ सिपाहियों को तैनात किया होता है कि जब ये लोग मुझे दफना करके वापस लौटें तो इनकी हत्या कर दो, कि इन्हें भी न पता हो कि मेरी कब्र कहाँ है। इसलिए आज भी इसके कब्र के विषय में कोई भी जानकारी नहीं है। यह जो चंगेज़ खां था वह भारत पर आक्रमण आखिर करता क्यों है? तो चंगेज़ खां का एक भाई था जिसकी हत्या इस जलालुद्दीन मंगबरनी ने कर दी थी। उस चंगेज़ खां की भाई की हत्या, और उसके बाद हत्या करके भाग करके सिंध के रास्ते और इल्तुतमिश के पास पहुंचता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि इस टाइमिंग में जो एक शक्तिशाली शासक है वो इल्तुतमिश ही है, जो कि हिंदुस्तान में है, तो भाग करके इसके पास आता है। लेकिन ये जो चंगेज़ खां था यह इस इल्तुतमिश को पहले ही चेतावनी देता है कि अगर तुमने इसकी मदद की, ठीक है, तो समूल जो पूरा का पूरा जो दिल्ली सल्तनत है उसका विनाश कर दिया जाएगा, ठीक है। और इस बात से डर करके इल्तुतमिश इस जलालुद्दीन मंगबरनी की हेल्प नहीं करता है, मदद नहीं करता है, क्योंकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अगर इस टाइमिंग में, इस समय में यह इल्तुतमिश अगर उस जलालुद्दीन मंगबरनी की हेल्प कर देता, मदद कर देता, तो यह जो चंगेज़ खां था वह इतना क्रूर शासक था कि वह चाहे तो पूरा का पूरा इल्तुतमिश का शासन, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत थी, वह पूरी दिल्ली सल्तनत को यह समाप्त कर सकता था। तो यहाँ से इतिहासकार ये कहते हैं कि इल्तुतमिश ने यहाँ उसकी जलालुद्दीन मंगबरनी की मदद न करके एक बहुत बड़ा बुद्धिमत्ता वाला फैसला लिया, जिससे पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत बच गई, वरना तभी पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत समाप्त हो सकती थी, ठीक है। अब आगे अगर इसमें देखें तो इल्तुतमिश ने कुछ अन्य भी चीज़ें शुरू की थी जो बहुत फेमस हैं, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। जैसा कि एक ये पूछा जाता है कि तुर्क ए चिहलगानी प्रथा किसने शुरू की थी, तो यह भी इसका भी श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश ने दल चालीसा, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दल चालीसा शुरू किया था। यह 40 लोगों का एक ग्रुप होता था जो ऐसे स्पेशल फोर्स के रूप में थे, ये लोग स्पेशल फोर्स, ठीक है, वह सुल्तान के स्पेशल आदमियों में से थे। तो यह 40 लोगों का एक ग्रुप होता था जिसको दल चालीसा नाम से बोला जाता था। ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा इस इल्तुतमिश ने एकता प्रथा की शुरुआत की थी। एकता प्रथा का मतलब होता है कि युद्ध में जो ज़मीन जीती गई होती थी उसे छोटे छोटे खंडों में डिवाइड करके और एक एक सैनिक को
दे दिया जाता था। वो सैनिक यहाँ से क्या करता था कि जो भी यहाँ से लगान इसको मिलता था, जो कर मिलता था, उसका कुछ भाग साम्राज्य में जमा कर देता था और कुछ भाग अपने पास रख लेता था। तो इस प्रकार की जो प्रथा थी वह इकता प्रथा कहलाती थी और इसी से कर वसूल करके और राजा को जमा करना यानी सुल्तान को जमा करना इक्तदारी कहलाती थी। यानी कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, युद्ध में जीती जमीन को सैनिकों में बांट देना, कि वहाँ से वो राजस्व वसूल करके और कुछ भाग अपने रख सकें और कुछ भाग जमा कर दें। ठीक, इसके अलावा 1229 में कुतुब मीनार का कार्य पूरा करवाया था इस इल्तुतमिश ने। तो कुतुब मीनार से आप याद रखें, एक व्यक्ति है कुतुबुद्दीन ऐबक जुड़ा हुआ, दूसरा है इल्तुतमिश और एक अन्य व्यक्ति आएगा जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, अब आगे देखें तो इल्तुतमिश के टोटल 5 संतानें थीं। उन 5 संतानों में 4 बेटे थे जो कि अयोग्य थे और एक बेटी थी जो कि योग्य थी, माने अच्छी खासी शस्त्र विद्या भी उसको आती थी, और ये बेटे बिना काम के थे। और इन 5 को भेजा गया था कालिंजर अभियान पर, एक कालिंजर युद्ध पर, ठीक है, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो वहाँ पर ये चारों बेटे अपना पराक्रम उतना शो नहीं कर पाते हैं और ये एक बेटी अपना पराक्रम शो कर पाती है जिसका नाम था रज़िया सुल्तान। और आगे चल करके इसी इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद ये रज़िया सुल्तान अगली शासिका बनती है। तो 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और इसका मृत्यु दिल्ली में ही होता है, इसलिए मकबरा इसका जो है वो कुतुब मीनार परिसर में ही है, वहीं पर दिल्ली में ही। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया गया था कि इसकी जो राजधानी थी वो लाहौर थी, लेकिन अगर हम इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से शिफ्ट करके और दिल्ली लेके आया था। तो ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि दिल्ली अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने वाला कौन सा शासक था, तो वो था इल्तुतमिश। ठीक है, तो ये हो गया इल्तुतमिश के बारे में। इसके बाद हम आगे रज़िया सुल्तान का शासनकाल पढ़ेंगे कि रज़िया सुल्तान के शासनकाल में क्या क्या हुआ और इससे रिलेटेड पॉइंट जो पेपर में पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हों तो इन वीडियोज़ को लाइक करें और ऐसी अन्य क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।